नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा हूँ और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर रहे हैं देहरादून की बात कर रहे हैं। आपदा की जो पहले पहाड़ों में आपदा आती थी, उसके बाद आपदा देहरादून में है और देहरादून का जो पूरा जिला है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ से लेकर के हरिद्वार और ऋषिकेश और इस इधर से मालदेवता, उधर से रानी पोखरी, उधर से लाल तप्पड़, नेपाली फार्म, श्यामपुर, भट्टोवाला ये पूरा जो देहरादून से जुड़ा हुआ तमाम तरह के जो इलाके हैं, अंचल हैं, वो पानी से जलमग्न हैं। और ऐसी दशा में पहली बार बहुत सारे लोग जो वहाँ देहरादून में पैदा हुए, बड़े हुए, उनका ये मानना है कि उन्होंने इस तरह की आपदा, इस तरह की वर्षा पहली बार देखी। वर्षा तो पहले भी हुई है, लेकिन बदलते दौर में ये जो स्थितियाँ हैं, ये एक खतरनाक संकेत दे रही हैं, ना केवल पहाड़ों के लिए बल्कि पहाड़ से जुड़े हुए जो तराई क्षेत्र हैं, जो लोग देहरादून को कहते थे कि देहरादून बहुत सुरक्षित है। उसका कारण लोग ये बताते थे कि देहरादून के आस-पास कोई बहुत बड़ी रिवर नहीं है, कोई ऐसा बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र की संभावना नहीं है। लेकिन देहरादून में छोटे-छोटे नदी, नाले, तमाम तरह की चीज़ें बहती रहती थी, बहती हैं, आज भी बहती हैं। और प्राचीन समय में जब जनसंख्या का घनत्व बहुत कम था, तो एक ये शांत शहर माना जाता था। लेकिन पिछले 25-30 साल से और ख़ास तौर पर 25 साल से जब से यहाँ राजधानी पहले टेम्परेरी बनी, अब कहते हैं कि अब अस्थायी राजधानी हो गई है। तो तमाम तरह की जो बसाहट है, वो शहरों में उसका बड़ा बोझ बढ़ गया है और नदी-नालों पर घर बन गए, ऐसा लोगों का कहना है। और पर्यावरण विशेषज्ञ और जो पानी और जल और मौसम के जो विशेषज्ञ हैं, वो बहुत चिंतित हैं, जो हालात हैं। ऐसी स्थिति में जबकि देहरादून जो वैली है, पूरी वैली जो है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। ऊपर से मसूरी और मसूरी से जुड़े हुए तमाम जो इलाके हैं, वहाँ लैंडस्लाइड, भूस्खलन और इस तरह की ऐसी घटनाएँ घटी हैं पहली बार कि जो सब लोगों को जो जिनका उत्तराखंड से संबंध है, देहरादून से संबंध है, जो देहरादून रहते हैं, उन वो सब लोग बहुत चिंतित हैं। आज हम इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ 2 बड़े मेहमान, बड़े प्रतिष्ठित मेहमान हमारे साथ हैं आज इस छोटी-सी परिचर्चा में। हम देहरादून पर जो आपदाग्रस्त देहरादून घोषित होने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत बड़े पत्रकार, जाने-माने पत्रकार जय सिंह रावत हमारे साथ हैं। वो देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ हैं सुरेश चंद्र पंत जो पेयजल एक्सपर्ट है जो उत्तराखंड में पिछले 30-35-40 साल से वो एक इंजीनियर हैं, उनका बैकग्राउंड और वो पानी के विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं और उत्तराखंड पेयजल निगम के एमडी रिटायर हुए हैं कुछ साल पहले। तो ये दोनों ही बड़े हस्तियां हैं उत्तराखंड की और इन दोनों से हम इस तरह से इसलिए भी बात करेंगे कि सामाजिक सरोकारों से इन दोनों जो हस्तियां हैं उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है। हम सबसे पहले जय सिंह रावत जी से बात करेंगे, उनके पास चलेंगे कि जय सिंह जी ये बताइए रावत जी की जो उत्तराखंड के जो हालात हैं, उत्तराखंड को बहुत सुरक्षित नहीं माना जाता बरसात के टाइम पर, उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, लेकिन देहरादून जो बहुत सेफ था, बहुत सुरक्षित था और सुरक्षित आज की तारीख में भी माना जाता है। वहाँ ये जो ताज़ा आपदा का जो प्रलय आई है और जो त्राहिमाम पूरे देहरादून में है, उसके पीछे आप एक संक्षिप्त टिप्पणी आपका मैं चाहूँगा। जी, जी रावत जी। ये ये पूरा उत्तराखंड ही असुरक्षित है और मैं पिछले लगभग 50 साल से देहरादून में जी, हूँ। ऐसी जी, स्थिति मैंने कभी देखी नहीं और 48 47-48 साल से इसी देहरादून में पत्रकारिता कर रहा हूँ। जी, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन जी, जब से ये केदारनाथ की आपदा आई, हम लोग जी, कई बार डिबेट भी करते रहे हैं, तो तब मैं कह रहा था एक बार देहरादून होगा, देहरादून में भी वही होगा जो केदारनाथ में हुआ। जी, उसकी वजह मैं ये बताता था कि यहाँ जो प्राकृतिक जो ड्रेनेज का सिस्टम है, जी, जलोत्सारण का प्रकृति का, जो नाले हैं, खाले हैं, सारे सबको कब्जा कर लिया लोगों ने। और जब जी, बादल आता है ऊपर से जब मसूरी से टकराता है, पास नहीं हो पाता, क्रॉस जी, नहीं कर पाता। तो वहीं जी, टकरा के मसूरी फुटहिल्स के नीचे आके देहरादून इधर ही टकरा जाता है। ये पहले जी, से ये सिस्टम है, 2 तरफ से। या तो इधर से आएगा पश्चिम की तरफ से आता है या गंगा नाली की तरफ से ऋषिकेश वाली जो बादल आते हैं, दोनों तरफ जी, से। इसका भी 2 जी, सिस्टम है।
अब आपका घंटाघर से नीचे दूसरे किस्म की बारिश होती है, उससे ऊपर वो मसूरी से टकराने वाली जो वेस्टर्न जो विंड्स है, उनकी वजह से जो बारिश आती है, ये हमें जी, लगता था कि कभी भी क्लाउड बर्स्ट होगा, और मुझे जी, लगता अभी और होगा। जी, अभी अभी क्योंकि वो जो जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा, जो परिस्थितियां बन रही हैं, एक्सट्रीम जो वेदर जो हो जी, रहा है, जी, चरम जी, चरम जो हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये जी, बढ़ेगा। मसूरी से जी, बादल जी, टकराएंगे, वहां क्लाउड बर्स्ट होगा, उसका असर देहरादून पे आएगा। देहरादून में जो ड्रेनेज सिस्टम था प्रकृति का, जलोत्सारण का, जो नाले थे, खाले थे, ये सारे जो थे लोगों ने कब्जे कर दिए हैं। उस वजह से ये है, और आगे भी इसके होने की संभावना है। बाकी पंजी ज्यादा जी, जी, मेरे से बहुत बेहतर बहुत बता बड़ी सकते रावत जी, आपने बहुत बड़ी चेतावनी आपने दे दी है देहरादून और पहाड़ के लोगों के लिए। ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और तमाम तरह के जो देहरादून के आस-पास जो देहरादून का जो देहात है, जो शीलाकुई, विकास नगर, ये जो पूरे इलाके हैं, प्रेम नगर, यहाँ जो सैलाब है, वो सैलाब तो बहुत चिंता करने वाला है और आपने जो चेतावनी जारी कर दी, आप लेखक भी हैं और इतने बड़े इतने लंबे समय से आप देहरादून में रह रहे हैं, तो आपकी चेतावनी को मुझे लग रहा है लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ और मैं सुरेश चंद्र पंत जी के पास जाना चाहूँगा। सुरेश चंद्र पंत जी चूँकि विशेषज्ञ हैं, वो इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन और वो इन सारी चीज़ों को भी पिछले 30-40 साल से, 50 साल से वो भी देख रहे हैं, छात्र जीवन से लेकर के अब तक, अपने सेवा में रहते हुए और सेवा से मुक्त होने के बाद भी वो सब चीज़ों को और विशेषज्ञ हैं वो आज की तारीख में पानी के मामलों में और पर्यावरण के मामलों में। तो मैं पंत जी से सवाल करना चाहूँगा कि आपकी क्या टिप्पणी है इस पूरे सवाल पर जो जो रावत जी ने अभी जो कहा है? जी, जी, ज़रूर लखेड़ा जी। आपने जी, इस महत्वपूर्ण डिबेट में मुझे भी अवसर दिया। पहले बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। और जी, जैसा कि रावत जी ने बताया, उन्होंने एक बहुत ही स्पेसिफिक जो पॉइंट है, उसपे देहरादून के बारे में बताया। मैं पूरे पहाड़ के लिए थोड़ा-सा पीछे बैक जाऊँगा। जी, आपको शायद याद हो अ, ये 2013 से पहले कुमाऊँ में भी एक बहुत भयंकर बारिश हुई थी, जी, 1993 में। वो जी, सितंबर माह में सेकंड फ्राइडे को स्टार्ट हुई थी और सोमवार जी, के दिन रुकी थी और जी, कंटिन्यू जी, मूसलाधार बारिश हुई थी। और जी, उस समय मैं नैनीताल में था। उससे नैनीताल, बेताल घाट, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये सारा टोटल सारी सड़कें बंद हो गई थी। कुछ सड़कें तो एक-एक महीने में खुली और जो मेन जी, सड़कें थी अल्मोड़े की, रानीखेत की, वो 10-15 दिन में जाके खुल पाई। जी, उसके जी, ठीक 20 साल बाद आपने देखा कि आपदा आई जी, केदारनाथ जी में। और उसके आप देख लीजिए कि 12 साल बाद इस साल जो अतिवृष्टि हो गई है और एवरेज रेनफॉल से कहीं मैक्सिमम रेनफॉल के बाद रेनफॉल हो रहा है। तो जी, अगर हम आपदा आ रही है, जो हमारा पानी आ रहा है, उसमें जी, तो जी, रावत जी ने बता ही दिया कि हमने बहुत सारा इंक्रोचमेंट कर लिया है और बादलों का जो टकरा के पानी बरस रहा है। इस बार जो अभी कल जो बारिश हुई है, वो देहरादून में लगभग 80 किलोमीटर के रेंज में, लगभग ऋषिकेश जी, से लेके विकासनगर तक पूरे जी, एरिया में हुई है। और जी, उधर चंद्रभागा में बाढ़ आई है ऋषिकेश में, जो देहरादून में ही है। और जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है नदी है, सोंग है, बादल है, उसके बाद सजधारा वाली कार्लीगाड़ है, खेतूगाड़ है, उसके बाद टॉन्स, एक टॉन्स छोटी सी टॉन्स है जो क्यारकुली से आती है। उसके बाद उसमें एक कार उसमें मिलती है भीतरली नदी, उसमें बाढ़ आई है। उसके बाद नीमी नदी, नून नदी, सोरना नदी टुवर्ड्स विकासनगर, फिर आसन नदी, सब में बाढ़ आई है। उस तरफ जी, की जो पचवा दून की 4-5 नदियां हैं, वो तो आसन में मिलकर विकासनगर जाती हैं। उसमें भी जो वीडियो देखने को आए हैं, बड़े बहुत ही खतरनाक वीडियो आए हैं, काफी लोग बह भी गए हैं। और इधर जो नदियां हैं, ये गंगा जी की सहायक नदियां हैं अप टू जो है ये लास्ट जो नदी है वो कार्लीघाट, ये जो है जी, रिस्पना नदी और उसकी सहायक नदी है जो कि गंगा जी में जाती हैं। और ये जी, दोनों जी, दो देहरादून से निकलती हैं। तो ड्रेनेज के बारे में जैसे रावत जी ने भी बताया, मेरा भी यही कहना है कि हमने जो पहले 50 मीटर से 300 मीटर नदी का पार्ट था और उसमें कोई बसासत नहीं थी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, चाहे सरकारी कंस्ट्रक्शन हो चाहे प्राइवेट हो, नहीं था। अब उसमें हम लोगों का कंस्ट्रक्शन आ गया है और जिसके कारण ये आपदा की स्थिति आ रही है। नदी तो अपने रूप से जो बहती है, वो नहीं कह रही कि जी, जी, हमें आप यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करो, वो तो कह रही है आप हटो जी, यहाँ से। लेकिन हम मान जी, नहीं रहे, हम तो उसमें जा ही रहे हैं। तो अब
अब प्रश्न ये होगा कि बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं नदियों में, गंगा जी में बनते हैं, ब्रह्मपुत्र में बनते हैं, वो क्यों नहीं बहते हैं? तो यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म है जो मैं बताना चाहूंगा एज ए इंजीनियर। कोई भी नदी जी में कोई कंस्ट्रक्शन होता है, वो ब्रिज बनता है, चाहे वो सस्पेंशन ब्रिज बनता है या कोई रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो जी सिंचाई विभाग के हों, पेयजल के स्ट्रक्चर हों, कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो वो नदी के बेड से स्कोरिंग डेप्थ से नीचे जाना होता है उसमें। अगर जी कितनी बड़ी नदी है, कितना विशाल का उसमें पानी आ जाए, 200 साल का भी फ्लड आ जाए, लेकिन उसमें जो स्ट्रक्चर है वो कंक्रीट, उस कंक्रीटिंग या जो भी स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उसमें क्वालिटी सही है उसकी। जो कंक्रीट है वो M350 है या 300 है, प्लस वो स्कोरिंग डेप्थ से नीचे है, तो वो कभी जी जी स्ट्रक्चर टूटता है नहीं ना बहता है। मैं जी जी मैं आपके आपके तो पास आऊंगा। अपन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि आप टेक्निकल पर्सन हैं, इतने सालों से आपने पानी को डील किया है उत्तराखंड के। मैं रावत जी के पास आना चाहूंगा कि जयसिंह जी, आप ये मानते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये मैन मेड है, ये इंसानों ने ये क्रिएट किया है, और जिस तरह से ये जो अनियंत्रित विकास, तथाकथित अनियंत्रित विकास हुआ है, उस अनियंत्रित विकास ने इस तरह की आपदा को न्योता दिया है। तो आप क्या मानते हैं कि इस दिशा में क्या अवैज्ञानिक ढंग से सारी चीजें हो रही हैं? और आपने जैसे कि चेतावनी दी है कि अभी और होगा, तो ऐसी दशा में पहाड़ से लोग देहरादून आ गए या हल्द्वानी आ गए, ग्वाल और ये जो ग्वालदम के इलाके, थराली धराली के जो इलाकों से में जो किस तरह की आपदाएं सामने आई हैं, तो वहां से लोग देहरादून आ गए हैं कि सुरक्षित है? यहां से लोग कहाँ जाएंगे, ये आप रास्ता बताएंगे कि इस तरह की आपदाएं होंगी तो देहरादून में जब सुरक्षित नहीं है तो लोग यहां से कहाँ जाने के सोच रहे हैं? क्या आपको लग रहा है? देखिए, देहरादून तो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। जी उसके दो कारण हैं, एक तो ये हाइड्रोलॉजिकल कारण है, एक जी कारण तो ये है, दूसरा जी कारण ये शिवालिक और हिमालय दोनों के जी बीच में कठोर आना बोल दून है। ये दून जी ये जी जी आपके कोल्लू खेत से ऊपर हिमालय लग गया, उससे नीचे ये हम जहां मैं बैठा हुआ हूँ देहरादून में, ये शिवालिक है। तो दो जी टेक्टोनिक जो वो स्ट्रक्चर हैं उनके बीच जी में जी है, तो ये भूकंप की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जी इससे हाँ, दूसरा ये है कि जो ये नाले खाले हैं इनके में बसाता कौन है? इससे पहले भी बिल्कुल यही सही। रायपुर क्षेत्र में बड़ा बवाल हुआ था, ये जी जी 1-2 साल पहले इसी इलाके में। जी वहां जो जी होटल जो रिजॉर्ट बनवाए, किसने बनवाए हैं? जी उनको संरक्षण कौन देता है? जो इलीगल जो जी जी भाई ये अंडरस्टूड है, रूलिंग पार्टी में जो भी होगा उसका जी संरक्षण होता है, वो लोग बसाते हैं, वो इंक्रोचमेंट कराते हैं, जी उसकी वजह से जी जी ये नाले खाले किसने कब्जे कराए? वो जी भी सब वही कराने वाला तो माफिया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ जी जी आर्टिकल भी लिखे जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, और मैं समझता हूँ कि पंत जी इसका और बेहतर ढंग से समझेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। मैं कह रहा जी हूँ कि देहरादून ही नहीं, मसूरी ही नहीं, जी समूचे उत्तराखंड की जो हाइड्रोलॉजी है, जी जो जी जल तंत्र है, उसको समझे जाने की जरूरत है। जब जी तक जी उस जल तंत्र को आप नहीं समझेंगे तब तक आप आपदा प्रबंधन नहीं कर सकते। अभी जी जी नदियों जी का जिक्र किया पंत साहब ने, जितनी हम्म नदियों का, ये बड़ी हाँ हाँ नदियों से ज्यादा खतरनाक नाले होते हैं। हाँ, जी 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 जितने भी नाम, अलकनंदा की बाढ़ मैंने देखी, मैं 9वीं में तब पढ़ रहा था। आज जी 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 आज भी पंत जी, आज भी जो भी आए वो नालों की कृपा है। जी 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 वो हाइड्रोलॉजी जो कहते हैं ना, जलागम, जी वाटर सेट जो होता है, जब तक जी हम जी वो जी वाटर सेट जो उसको नहीं समझेंगे, वो नाले जी जो जी जी होते हैं, नदियों में पानी कहाँ से आता है? इन्हीं नालों जी से जी जी आता। इनका ग्रेडियंट क्या होता है? बिल्कुल ऊपर से यूं आता, गोली के माफिक पानी आता है। बिल्कुल इन्हीं सही में बात है। फ्लैश फ्लड किस में आता है? इन्हीं में आता है। अरे ये नाले तो जी अलकनंदा को रोक सकते हैं। रोक किया, बिरई में नाले ने रोक दी थी। यहाँ जी 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 गगनानी डबरानी का 78 का याद होगा आपको, लगेड़ा जी साहब जी को। जी 78 जी में हुई थी ये डबरानी भागीरथी की बाढ़ आई थी। बिल्कुल वो सही बात है। डबरानी वो गगनानी गधेरे ने पूरी अलग को भागीरथी रोक दी थी। अब ये जी जी धराली जी में क्या हुआ? धराली भी जी वही नाला है, उधर हरसिल में भी नाला है।
जहां भी जी, जाएंगे आपको नाला मिलेगा, हर उसके पीछे बिल एक नाला होगा। और जी, जी, नाले पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे जब तक उनको बिल्कुल, टेप नहीं करेंगे, जब का उनका वाटर स्टेट मैनेजमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर नहीं करेंगे, तो इस तरह की आपदाएं होती रहेंगी, अब बढ़ती जाएंगी। जब तक ये बिल्कुल सही क्लाइमेट बात है। चेंज की वजह से, अभी आपने पिछली बार आया था ना कि इस बार 6% एक्सेस बारिश होगी, और कहीं क्या जी, है, जी, सूखा है। तो वो एक्सेस जी, जी, कहाँ आ रही है हमारे लिए, जी, 106% से भी ज्यादा आ रही हो, जी, जी, 203 100%। क्योंकि ये मौसम विभाग वाले सारे देश का एवरेज निकालते हैं, लेकिन जहां जी, सूखा है, कई जगह सूखे हैं, और यहाँ हमारे हम तो बह रहे हैं। तो ये सारी जी, जी, चीजें हैं, जब तक हम यहाँ के, पहले समूचे ये वेस्टर्न हिमालय जम्मू कश्मीर तक, यही जी, नाले हैं जो सबसे बर्बादी के कारण है। जी, जी, जितने भी आपने मालपा की बात की पंजी, मालपा जो तो 200-250 लोग मर गए थे उस समय 98 में, जी, उसके पीछे भी तो नाला ही तो था, हर बिल्कुल जगह सही नाल। बात है। ये जो केदारनाथ की बाढ़ आई, ऊपर से थोड़ा सा आया, बाकी किसने बनाया? वो सारे जी, जी, छोटे छोटे नाले थे। तो उन बिल्कुल आपने पर जब तक ध्यान नहीं देगा हमारी सरकारें, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो सिस्टम है, उस पर ध्यान जी, नहीं दे रहा। मैंने 2-3 बार लिखा, कई बार हम चैनलों पर बोलते हैं, कोई कौन सुनता है? सुनने वाला बहुत कोई नहीं बड़ी बात होता है। राव जी, आपने आपने बहुत बड़ी बात पहले भी पहले प्रश्न के जवाब में भी वो कही थी, और दूसरे प्रश्न के जवाब में भी आपने कही थी कि ये जो डिजास्टर्स है, ये हम इसको आमंत्रित कर रहे हैं, इसको निमंत्रण दे रहे हैं, और निमंत्रण देने से जो हमने जो नाले थे और उसके आसपास जो बसाहटें हुई हैं, उससे लेकर के जो एक अनियंत्रित जो चीजें हो रही हैं, वो कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। मैं पंजी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ पंजी, कि आप टेक्निकल पर्सन हैं, इतने बड़े साल आपने गुजारे जल प्रबंधन में। तो ये बताइए कि ये जो देहरादून जो में जो सैलाब आया है, देहरादून के पूरे इलाकों में कोई इलाका छूटा हुआ नहीं है कि जहाँ ये सैलाब नहीं है। कुछ इलाकों में लोग कह रहे हैं, नहीं-नहीं हमारे इलाके में तो कुछ नहीं आया। तो ये तो अगर आएगा तो सारे लोग डूबेंगे इसमें। तो क्या आपको लग रहा है कि उत्तराखंड में खास तौर पर ये जो मैदानी क्षेत्रों में बसात की जो अनियंत्रित जो स्थितियां हैं, और जल प्रबंधन तो है ही नहीं, कुप्रबंधन है जल के नाम पर, जल का जो प्रबंधन है वो कुप्रबंधन है। पेयजल की बहुत बड़ी विकराल समस्या, अभी तो बाढ़ आई हुई है देहरादून में, लेकिन ये भी रिपोर्ट्स हैं और आप भी खुद इस बात को मानते हैं कि देहरादून में पेयजल का बहुत बड़ा संकट होने वाला है या हो चुका है ऑलरेडी। और आने वाले वक्त में जो यहाँ घनत्व है आबादी का, वो एक और बड़े डिजास्टर को निमंत्रण दे रहा है। क्या आप मानते हैं कि ये जो जल प्रबंधन है या बाढ़ प्रबंधन है, इसके लिए क्या उपाय कदम उठाने पड़ेंगे? जल्दी जल्दी मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात कहें जी। जी जी। इसमें देखिए ना, जो भी फुट हिल पे जितने भी शहर होते हैं, उन पे जी, सबसे बड़ा जो होता है वो ड्रेनेज पैटर्न। हमें जी, ड्रेनेज पैटर्न को समझने की जरूरत होती है। हमारे जी, देहरादून में दो ड्रेनेज पैटर्न है, एक तो गंगा जी का है, एक यमुना जी का ड्रेनेज पैटर्न है। जी, अगर जी, लगभग जी, एक लाइन ड्रॉ करें तो जीएमएस रोड जो है वो एक लाइन है जो कि दो वाटरशेड को बांटती है, जिसमें गंगा जी का एक बेसन लेफ्ट की ओर गंगा जी को जाता है, और राइट को जो पानी है वो यमुना जी में जाता है। तो खैर जी, ये तो एक उसकी बात हुई। जैसे अभी रावत जी ने कहा कि पानी का जो जिस तरह से बहाव आ रहा है, तो जी, सबसे बड़ी चीज ये है ना, हम पूरे पहाड़ में हम ये समझें कि अचानक से कुछ सालों में इतनी बाढ़ क्यों आ रही है। पहले जी, हम जी, बाढ़ पे बात करें, ड्रेनेज पैटर्न में बात करें, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने अपने जो उपजाऊ जमीन थी उसको बंजर छोड़ दिया है। वो जो बंजर जी, जमीन जो पहले जिसमें हम खेती करते थे, उसके अंदर बारिश का पानी जाता था। लगभग वो जी, 2-3 महीने का पानी वो ले लेता था अंदर। अंदर जी, जब जी, पानी सेचुरेट होता था, जो रन ऑफ है वो रन ऑफ नेचुरली कम हो जाता था। जब वो पानी अंदर जाएगा तो वो रिचार्ज होने के बाद वो फिर स्रोत हमारे खुलते थे। उसके बाद जाके जो है वो नदियों में पानी बढ़ता था, फिर बाढ़ आती थी। लेकिन अब जी, क्या जी, हो गया है कि जब हमारी मेजर लैंड, मेजर परसेंटेज मतलब कि 50% से अधिक हमारी लैंड जो है वो गैर आबाद हो गई है या बंजर हो गई है, तो नेचुरल है कि रन ऑफ जो बारिश आई वो तेजी से निकल जाएगी। ऐसे ही देहरादून जी, शहर में जो कंस्ट्रक्शन हो गया है, पहले बगीचे थे, पहले देहरादून शहर में
उसकी खेती होती थी बासमती की, लीची की, जी आम के बगीचे थे, तो जमीन के अंदर पानी जाता था। आज 90% कंस्ट्रक्शन हो गया है, पूरा पक्का हो गया है, तो इन सारे नालों में रन ऑफ आ रहा है। और सेम जी टाइम हमने क्या किया, एक तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब जमीन के अंदर पानी नहीं गया, रन ऑफ बढ़ गया, जो नालों की तरफ भागा। और नाले में हमने क्या किया कि जो नाले पहले चौड़े थे उनको इंक्रोच करके छोटा कर दिया, तो जो लोग उसके बिल्कुल आसपास नेचुरली वो डिजास्टर में आएंगे, वो जी वो कभी न कभी आएंगे। नदी तो 100-200 साल में अपनी जगह ले लेती है। और जी जहां तक आपने कहा कि पूरा देहरादून की बात की वो फ्लड हो जाएगा, तो ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि जो एरिया सेफ एरिया है, जो ऊंचाई में है और जिनके घर नदी के एचएफएल से काफी ऊपर है, उनको कोई खतरा नहीं है। हमने एचएफएल का कभी ध्यान नहीं दिया। एचएफएल क्या होता है, एचएफएल के अंदर बने बने हुए घर, अगर आप बिंदाल पुल पे चक्राता रोड पे देखें, तो जो पुल बना है, ब्रिज, वो जी जनरल रोड से काफी नीचे है। मतलब कि कनॉट प्लेस से, घंटाघर से जब आप दून स्कूल को जाते हैं, तो अगर जी एवरेज आप उस ब्रिज की हाइट देखेंगे तो वो कनॉट प्लेस से काफी नीचे है। लेकिन उस जी जी ब्रिज, वो एचएफएल से 1.5 मीटर ऊपर होता है, जनरली जो पीडब्ल्यूडी की भाषा है। उस ब्रिज के जी नीचे तेमचले मकान बने हुए हैं, इंक्रोचमेंट के। बिल्कुल सही क्या किसी की इस पे जी नजर नहीं आ रही? मैंने प्रशासन में कई बार ये बात उठाई कि ये 3 मंजिले मकान, 2 मंजिले मकान तो नदी के अंदर है, वैसे ही बह जाएंगे। एचएफएल से दो मंजिल नीचे बना हुआ है। तो ये जी जी हम जी खुद ही डिजास्टर को अपने पास रखे हुए हैं कि आओ और हमें ले जाओ। तो ये जी, जी, बहुत ये स्थिति है। हाँ, जी, जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, बहुत आपने एक टेक्निकल पर्सन की तरह बातें उठाई। मैं रावत जी से पूछना चाहूँगा एक छोटा-सा प्रश्न 30 सेकंड के लिए कि रावत जी ये जो हमारी जो जो आपदाएँ आ रही हैं, ख़ासतौर आज हम चूँकि देहरादून को फ़ोकस कर रहे हैं, जहाँ आप लोग बैठे हुए दोनों महानुभाव, तो क्या आपको लगता है कि ये जो हमारी जो व्यवस्था है, जो नगरीय व्यवस्था है, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, ये इन सब चीज़ों के लिए आज की सरकार नहीं, पिछली सरकारें भी, मैं अब मौजूदा सरकार को सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। जो आपकी नगरीय सिविक अथॉरिटीज़ हैं, क्या वो उनको इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार माना जाएगा? क्या आप मानते हैं? निश्चित रूप से माना जाएगा और इसके लिए राजनीति भी जिम्मेदार है। जी, जो नाले खाले अभी जो बात आई, जो पंजी ने बताया है, मानो 3 मंजिला मकान बना दिया, जब वो कोलैप्स हो जाएगा, पानी के साथ जी, मिलेगा, तो एक तो उसकी ताकत, उस पानी की बाढ़ की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। मलबा जब लेके जब पानी चलता है, तो बहुत जी, ही खतरनाक होता है। वो उसकी जी, ताकत कई गुना बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम जी, बढ़ जाता है, उसका फोर्स बढ़ जाता है, उस जी, बाढ़ की वेलोसिटी बढ़ जाती है और आगे जी, जाके बहुत डैमेज करता है। कई अब आपने वहां देखा होगा, धराली का जो चित्र आया है, ऊपर से जी, थोड़ा 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 जब उसके साथ मलबा आया, मलबे के जी, साथ सारा तबाह हो गया। तो वो स्थितियां, जी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपका जो टाउन प्लानिंग होती है, क्या जी, है, जी, जी, कैसे टाउन प्लानिंग है हमारी? जो जी, आप कहते हैं कि सिंधु नदी की सभ्यता सुनी होगी ना, अब जी, सभी करते हैं साहब, एंशिएंट सिविलाइजेशन। अरे वहां ड्रेनेज का क्या सिस्टम था? इनको समझना चाहिए कि उसमें सैकड़ों साल, हजारों साल पहले लोग लोग इतने एडवांस थे, इतनी बेहतर टाउन प्लानिंग थी। और आज आपकी टाउन प्लानिंग क्या है? ड्रेनेज का क्या जी, सिस्टम है? दूसरी बात है, कौन अलाउ कर रहा है इनको? जो जी, मकान, बिल्कुल सही अरे कह रहे हैं। अब आप लखेड़ा साहब, जरा ये हमारा स्टेट आर्काइव है इधर भोपाल पानी में, पंत साहब ने जी, देखा होगा, बीच जी, रोखड़ में, गदरे गहरे में, बीच में है वो। वहीं मत्स्य जी, विभाग का दफ्तर है, वहीं और है। इन लोगों को ये पता नहीं वो आर्काइव है, ये हमारा कितना खजाना है, वो हमारा जी, इतिहास जी, है वहां छिपा हुआ। वो किसी भी जी, दिन जाएगा, वो फिर रगड़े में है। मैं कई बार अच्छा, स्टडी के लिए जाता हूँ वहां, तो तब देखता हूँ वो भी जाएगा, जी, एक दिन उसने भी जाना जी, है, क्योंकि इस ढंग से, मतलब ये हमारे प्लानर हैं, ये जी, हमारे नीति नियंता हैं, ये हमारे भाग्य विधाता हैं, जिनको ये पता नहीं कहाँ आपने बिल्डिंग बना दी, बीच नदी जी। में बिल्डिंगें बना दी, वहां सरकारी बिल्डिंग बना दी। मैं तो इसी आप बात कहीं को भी कुछ थोड़ा कर करेक्ट सकते हैं। करूं, और ये रावत बिल्कुल, जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, इसी को थोड़ा और ने करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा टेक्निकली। जी, 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 राव जी। देखिए रावत जी, जी जी, जी, और पंत जी। लखेड़ा साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी शहर जब बसता है, आपने पुरानी सभ्यता की बात करी, कोई भी शहर बसता है जो मास्टर प्लान जी, से बनता है, सबसे पहले उस शहर का ड्रेनेज डिसाइड किया जाता है कि जी, कहाँ पर नाली होगी, कहाँ पर उसका ड्रेनेज सिस्टम फ्लो होगा, और कहाँ पर सड़क, उसके बाद सड़कें डिजाइन की जाती हैं। और जी, कोई भी कंस्ट्रक्शन होने से पहले पहले ड्रेन, उसके बाद सीवर लाइन डाली जाती है।
जी, और बिल्कुल। तब तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है। उसके बाद पक्की रोड है, पाइपलाइन बिछाई जाती है, पोल लगाए जाते हैं, बिजली का कनेक्शन होता है, बिजली के पोल लगाए जाते हैं, तब रोड बनती है। ये मास्टर प्लान का बिल्कुल। पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट होता है ड्रेनेज का, पूरा उसका जी, टोपोशीट, उसका पूरा सर्वे करके पानी कहाँ, फिर उसके बाद लोएस्ट पॉइंट पे एसटीपी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोवाइड कराया जाता है। अब जी, यहाँ क्या हो रहा है कि शहर पहले बस गया, उसके बाद हम सड़कें बन गई, उसके बाद सबसे पहली हम पाइपलाइन आएगी, उसके बाद कुछ सालों बाद जब पानी की व्यवस्था हो गई तब फिर सीवरेज लाइन पड़ेगी, फिर सड़क खुदेगी, उसके बाद फिर गैस की पाइपलाइन आएगी, बीच में केबल के लिए खुदेगा, उसके बाद फिर वो अन्य चीजों के लिए खुदेगा। तो जो रह रहे लोग उसमें जो पहले से बस गए और वो रोज खुदाई देखते रहेंगे और इस तरह से नॉन टेक्निकल काम पर वो हमेशा ही जूझते रहेंगे और बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल सर, परेशान बहुत रहेंगे। बहुत तो ये महत्वपूर्ण सबसे बात बड़ी चीज है। कही हमारे साथ आज उत्तराखंड और के आपने बहुत बड़ एक बात और जी, मैं जी, जी। कहना चाहता हूँ, आपने कहा जी, था जी। कि शहर में डूब, हमारे जो सबसे डाउन स्ट्रीम में है क्लेमेंट टाउन है, क्लेमेंट जी, टाउन में 6-6 फुट पानी भरता था एक दिनों। जब जी, मैंने वहां टर्नर रोड से मैंने ड्रेनेज लाइन बनाई और उसका ड्रेनेज निकाला, अब वो वहां एक झील है, वहां पर पानी नहीं भरता है। ऐसे ही जी, जी, मोथरा वाला हमेशा डूबेगा। सबसे डाउन पॉइंट देहरादून के है, एक मोथरा वाला, दूसरा क्लेमेंट टाउन। ये एरिया जी, जी। हमेशा वाटर लॉग रहेंगे, ये खतरे की जद में रहेंगे। अप स्ट्रीम का नहीं, पानी बिल्कुल, किसी न किसी तरह बह के नीचे बिल्कुल चला पंजी, जाएगा। इस पर इस जी मुद्दे पर क्योंकि हम लोग सीरीज शुरू करेंगे और दोनों प्रतिष्ठित जो उत्तराखंड के विशेषज्ञ हैं, जय सिंह रावत जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं उत्तराखंड के और जाने-माने पत्रकार हैं, घर-घर में उनके लेख पढ़े जाते हैं और सुरेश चंद्र पंत जी इंजीनियर हैं, पेयजल के सीएमडी रहे हैं और आजकल भी वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। दोनों महानुभावों ने हमको आज जो जानकारियाँ दी हैं, वो आँखें खोलने वाली हैं और हम ये मानते हैं कि इन दोनों महानुभावों की जो जानकारियाँ हैं, दोनों हस्तियों की जो जानकारियाँ हैं, वो हमारी जो नीतियाँ बनाने वाले नीति निर्माता हैं और जो इंजीनियर्स हैं, उनको उन पर ध्यान देना चाहिए और मुझे लग रहा है कि अगर पहाड़ अगर डूब रहे हैं, तो मैदान सुरक्षित कैसे रहेंगे? ये एक अलग मुद्दा है। पिछले दिनों मैंने चंडी प्रसाद भट्ट जी से 1 घंटे की लंबी मुलाकात की थी, बातचीत की थी और उनका भी यही लुब-लुआब है मोटे तौर पर कि सब कुछ उत्तराखंड में बहुत चीज़ें असुरक्षित हैं और ऐसी दशा में अब हमको एक नए सिरे से सोचना होगा कि क्या हम उन्हीं गलतियों को पहले शहर बसा दिए, जैसे पंत जी ने कहा कि हम पहले शहर बसा रहे हैं, उसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारी जो नगरीय जो सिविक जो इंजीनियरिंग है, हमारे जो नागरिक लोगों के लिए नागरिकों के लिए एक अच्छा शहर, सुंदर शहर, सुरक्षित शहर बसाने की जो पूरी जो परिपाटी है, उसके बारे में, उन नीतियों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा और नौकरशाही जो हमारे लोगों को चला रही है, पूरे तंत्र को चला रही है, उस नौकरशाही के को एक व्यापक विज़न खड़ा करना पड़ेगा, अन्यथा हम इस तरह की आपदाओं को लगातार आमंत्रित करते रहेंगे, न्योता करते रहेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। मैं श्री जयसिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड और श्री सुरेश चंद्र पंत, आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत-बहुत आभारी हूँ। दर्शकों की तरफ से मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोगों की इन दोनों विशेषज्ञों ने जो आज बातचीत की, अपनी टिप्पणियाँ हमें दी हैं और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपनी राय दें, अपने कमेंट दें, ताकि हम आने वाले समय में और ज़्यादा आपको नए प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ आपसे रूबरू हों। तब तक के लिए एक बार फिर जय सिंह जी और सुरेश चंद्र पंत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।